रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से करते हैं और बहुत ऊपर से फटाफट करते हुए निकलेंगे और क्वेश्चन आंसर पर ज़्यादा फोकस करेंगे, एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स। और होपफुली आपका केमिस्ट्री 4 चैप्टर हैं, तो 4 चैप्टर का रिवीजन होपफुली हम बहुत जल्दी कर लेंगे, इस एक हफ्ते में शायद करीब कर लेना चाहिए। शुरुआत यहाँ से करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये हमेशा से दुनिया में बात थी कि दुनिया किस चीज़ की बनी है। तो हमेशा से जितने भी फिलोसफर्स थे अपने अपने हिसाब से दुनिया को समझने की और समझाने की कोशिश करते थे। तो एंशिएंट टाइम से एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये रही कि दुनिया अलग अलग तत्वों से बनी है, कि आग है, पृथ्वी है, जल है, वायु है। तो सबका ये अनुमान था कि ये सब इन्हीं सब अलग अलग तत्वों के मिलने से ही दुनिया की सब चीजें बनी हैं, और ये आपस में किस तरीके से कितने प्रपोर्शन मिलते हैं उस हिसाब से डिपेंड करता है क्या बन के सामने आता है। तो ये उस जमाने की बातें थी जब मॉडर्न साइंस का अभी राइज नहीं हुआ था। तो सब बड़े बड़े फिलोसफर्स रहे, तो अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये एटम्स का जरूर कहीं ना कहीं एक विजुअलाइजेशन था कि कोई भी चीज किन चीजों से मिलके बनी है। तो कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन चीजों से मिलके बाकी सब दुनिया की सब चीजें बनी है। तो एटम्स, या आप हिंदी में अगर कहें तो अणु, कहीं ना कहीं एक आइडिया था। लेकिन फिर भी तो खैर, तो ये सब चीजें थी। तो पहली चीज आती है व्हाट इज मैटर। तो अब हम जानते हैं कि क्या क्या है मैटर। तो कोई भी चीज जिसमें मास है और जिसका वॉल्यूम है वो उसे मैटर कहा जाएगा। यहां पे हम जूम इन करते हुए जाते हैं तो एक बाल तक अभी तक हम पहुंचे हैं। इसके अंदर भी अगर हम जाएं तो इसके अंदर हमें सेल्स नजर आएंगे, और सेल्स के अंदर भी अगर हम एंटर करें तो हमें ऐसे माइक्रोफाइब्रिल नजर आ रहे हैं। और इनके अंदर भी, इन माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर भी अगर हम जाएं तो फिर हमें जाके फिर कहीं अंदर जाके एटम्स मिलना शुरू होंगे। पहले तो ये प्रोटोफाइब्रिल अभी आया है, इसके और अंदर अगर हम जाते जाएं तब जाके कहीं पे हमें, अभी तो ये टिश्यूज के सेंस में आया है कि केराटिन। अब यहाँ पे हम पहुंचे हैं एटम्स पे। तो अलग अलग तरह के एटम्स हैं जो कि आपस में मिलते हैं। तो एटम्स, और एटम्स के अंदर भी हम देखते हैं तो एटम्स के अंदर भी बहुत अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। और लास्ट में एटम के अंदर भी जब हम चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स के बाद भी हमें फिर ये मिलते हैं जो न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। और अगर हम प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के अंदर भी अगर चले जाएं तो प्रोटॉन के अंदर भी हमें क्वार्क्स मिलते हैं, ऐसे अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। और हम क्वार्क्स के अंदर भी चले जाएं तो हमें स्ट्रिंग्स मिलते हैं। और वो स्ट्रिंग्स किस चीज से बना है? वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो कह लीजिए कि अब वो एनर्जी कहीं ना कहीं से कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्ट क्या मतलब, वो मास का शेप ले रही है। तो वो स्ट्रिंग कह लीजिए वो बस एक इंटरमीडिएट सा है, कि स्ट्रिंग के अंदर क्या है, वो बस एक एनर्जी सूप के जैसा है, आप समझ लीजिए। जो भी वो उस लेवल तक हम अंदर जा चुके हैं। तो खैर, मैटर क्या है? कोई भी चीज जिसमें मास है और जो एक जगह लेती है, टेक्स अप स्पेस। तो जितनी भी चीजें हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, छू पाते हैं, हमने अपने 5 सेंसेस से, इस सब का सब मैटर है। मैटर अलग अलग फॉर्म्स में है, तो चाहे वो नेचुरल हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे जो भी हो, वो हर चीज मैटर के दायरे में आई। और मैटर क्या नहीं है, और यहां से तो हम देखते हैं कि मैटर किन चीजों से मिलके बना है। पहले मॉलिक्यूल्स भी किन चीजों से मिलके बने हैं? एटम्स। और एटम्स भी अपने आप में, फिर इसके अंदर देखें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जैसे हमें ये धूल नजर आती है, रेत नजर आती है। अब रेत को भी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें
तो फिर आपको इस तरीके से छोटे छोटे पत्थर पत्थर नजर आएगा। इसके अंदर भी अगर आप जाएं, किसी एक को उठाएं और आप इसके अंदर जाते रहे, तो फिर जाके एंड में आपको एटम्स वैटम्स वगैरह दिखाई देंगे। तो ये सब मैटर है, हम जिसको 5 सेंसेस से अपने देख सकते हैं। अच्छा, क्या चीज मैटर नहीं है? अब जैसे दुनिया में जितनी सब चीजें हैं, सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो जैसे एक बारिश की बूंद में 10⁻21 पार्टिकल्स हैं वाटर के। तो सोच सकते हैं कि कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक चीज बनाते हैं। वाटर के इतने पार्टिकल्स मिलके एक बूंद बनाते हैं। ये फोटो ऑफ अ मॉलिक्यूल। अच्छा, मैटर क्या नहीं है? तो जिस चीज को आप छू नहीं सकते हैं, जो चीज का कोई भार नहीं है, जो चीज जगह नहीं लेती है। स्मेल कैसे मैटर है? महक है वो, उस चीज का मैटर नहीं कह सकते हैं। जगह नहीं लेती, उसका कोई भार नहीं है एज सच। स्मेल, लेकिन उसे मैटर नहीं कहेंगे, मैटर के डेफिनेशन में नहीं आया सब। तो ड्रीम्स, इमोशंस, करंट, स्मेल, टेस्ट, म्यूजिक, लाइट। लाइट मैटर भी है, वेव भी है। आप एग्जैक्टली उसे मैटर नहीं कह सकते। यही चीज करंट के साथ भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो एक एनर्जी है। ठीक है, तो अब आते हैं यहां। तो हमने देखा कि मैटर क्या होता है, और ये भी हमें पता चला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, फिर फर्दर देखा जाए तो एटम्स है। तो अब हम देखते हैं एविडेंस क्या क्या है कि मैटर किन चीजों से मिलके बना है। तो कई सारी चीजें हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या ये सब चीजें। तो हम जैसे चीनी या नमक को पानी में घोलते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सब पूरा घुल जाता है। तो यानी कि ये इसके पार्टिकल्स इसमें कहीं ना कहीं समा गए हैं। तो पार्टिकल्स के बीच में जगह है, पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं। और पॉलन ग्रेन्स को हम जब पानी में डालते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स इस तरीके से मूव करते हैं जैसे कुछ कुछ टकरा रहा हो इनसे। तो ये दुनिया, मतलब ये कोई भी चीज कंटिन्यूअस चीजों की बनी है कि पार्टिकल्स से मिलके बनी है। तो हमें दिखता है कि सब चीजें पार्टिकल्स से मिलके बनी है कहीं ना कहीं। इसके कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस भी हैं। तो जैसे हम यहां पे पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और इसको एक बीकर में डालते हैं, तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा कलर हो जाएगा। तो यानी कि इसके जितने भी पार्टिकल्स थे इसमें कहीं ना कहीं मिल गए। अब हम इस गाढ़े कलर से थोड़ा सा ड्रॉपर से लेंगे और दूसरे बीकर में डालेंगे, तो इसमें भी कलर आ जाएगा। तो यानी कि थोड़े बहुत पार्टिकल्स इसमें आ गए हैं, जो पार्टिकल्स इसमें फैल गए हैं। इसके बाद ये जो हल्का हो जाएगा कंपैरेटिवली, उसके कंपैरिजन में थोड़ा हल्का कलर होगा, लेकिन कलर है। फिर इससे हम उठा के इस पे डालेंगे, तो इस पे भी कलर आ जाएगा। तो फर्दर हम यही काम करते रहेंगे, तो हम ये देखते हैं कि सब में कलर आ रहा है। कलर हल्का होता जा रहा है, लेकिन सब में कलर आ रहा है। तो हम देखते हैं कि दुनिया पार्टिकल्स से मिलके बनी है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर ये चीज हम देखते हैं कि अगर हम पानी में जैसे नमक डालते हैं, नमक या चीनी, तो ये किस तरीके से घुलेगी। तो होप बस ये रहा है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, उस जगह को भर देगी ये शुगर। तो ये शुगर घुल जाएगी। और अगर आप एक और चीज करें, आप पानी का लेवल नोट करें, चीनी डालें और घोलें, तो पानी का लेवल उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो चीनी कहां गई? पानी के बीच के स्पेसेस में चीनी रह गई या घुल गई, जिसे हम कहेंगे। और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये स्पेसेस और बढ़ जाएंगे,
तो और चीनी घुल पाएगी, और टेम्परेचर कम होगा तो ये स्पेसेस कम हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, तो चीनी ज्यादा नहीं घुल पाएगी। तो यहाँ से हाँ, तो सैचुरेटेड कहाँ पे आप चले गए? मैं कुछ अलग बोल रहा था, सैचुरेटेड अलग चीज चले गए आप। तो जब ये पास पास आ जाएंगे, कम चीनी घुल पाएगी। और हम ये भी देखते हैं कि वाटर में जिस तरीके से घुलती चली जाती है, तो पानी के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। और हम ये इससे भी देखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स को हम डाल देते हैं तो पॉलन ग्रेन्स मूव करते रहते हैं, जिसे हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। तो पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। तो ये चीज हमने देख लिया इसी चीज से कि ये कोई भी चीज घुलती कैसे है, तो इसके बीच में एम्प्टी स्पेसेस हैं। और ये हम यहां से भी देख सकते हैं कि आप कोई लेवल बना लें, चीनी डालें, चीनी घोले, लेकिन फिर भी वो लेवल उतना ही रहेगा चीनी घोलने के बाद भी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं चीनी घुलेगी नहीं फिर। अब ये चीनी घुल जाने वाले केस की बात कर रहे हैं। जब आप बहुत ज्यादा चीनी डाल रहे हैं तो अच्छा खासा चीनी होगी जो नहीं घुलेगी, और चीनी आप डालते रहें तो भले ही फिर पानी ऊपर आए, तब की बात है। लेकिन चीनी घुल जाने वाली, एक चम्मच डाली गई, घोल दी गई है। तो हम पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रूफ हो गया। इसके बाद पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो हम जैसे पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया पानी में, हम घोल नहीं रहे, लेकिन फिर भी घुलता जा रहा है। इस चीज को हम कहेंगे डिफ्यूजन। जब कोई चीज कहीं पे ज्यादा कंसेंट्रेशन में है, वो लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, डिफ्यूज करती है। गैसेस सबसे ज्यादा डिफ्यूज करते हैं, लिक्विड्स थोड़ा कम करते हैं, सॉलिड्स और कम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चलता रहता है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का प्रोसेस और बढ़ जाता है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, तो डिफ्यूजन ज्यादा होता है। और ठंडा पानी है तो पार्टिकल्स बहुत धीमे मूव कर रहे हैं, तो डिफ्यूजन इसके नतीजे में कम हो पा रहा है। गर्म पानी में, गर्म का मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मूव कर रहे हैं ज्यादा, पानी के पार्टिकल ज्यादा मूव कर रहे हैं तो ज्यादा घूम रहा है। क्लियर है? अब याद रहेगा? ये इसी चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन है। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है। टेम्परेचर जैसे जैसे हम कम करते जा रहे हैं, वैसे हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, या दूसरे लफ्जों में कहें मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स भी कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इनकी मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज्यादा डिफ्यूजन होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जो भी चीज डाल दो ज्यादा घुलेगी। तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से इस तरीके से डिपेंडेंट है। टेम्परेचर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। ये डिफ्यूजन दिखाया जा रहा है। यहां तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया और ना बहुत ये स्लो प्रोसेस है।
ये है डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इनटू अ गैस। तो यहाँ पे ऊपर हवा है, नीचे है ब्रोमीन गैस। और ब्रोमीन गैस हवा के कंपैरिजन में भारी होती है, लेकिन हम जैसे ही ये हटा देते हैं, इसके बीच का ये जो सेपरेशन है, तो यानी कि ये जो एक जगह है ये 1 यूनिट हो जाती है। तो गैस की फितरत है वो पूरी जगह फिल करने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमियम ज्यादा कंसंट्रेशन में, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन में। गैस हमेशा एक्सपैंड करने की कोशिश करती है कि पूरे जितना पॉसिबल एरिया है, जितना पॉसिबल वॉल्यूम, उसको फिल करना। तो ब्रोमीन पूरे पॉसिबल एरिया को फिल करेगी, और जो हवा है वो भी कहीं ना कहीं डिफ्यूज होके नीचे आएगी। तो ये दोनों हवाएं, ब्रोमीन भले हवा से भारी है, लेकिन डिफ्यूजन की वजह से, इन दोनों गैसेस का जो डिफ्यूजन की वजह से ब्रोमीन पूरे इन दोनों ट्यूब्स में फैल जाती है। तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है। और यहां पे कई 2-3 तरह के सवाल बन सकते हैं कि ब्रोमीन भारी है तो ये ऊपर क्यों चली जा रही है? तो डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि गैसेस की फितरत की दे ऑक्यूपाई होल वॉल्यूम। क्या हवा नीचे आ रही है? तो हाँ, हवा भी तो नीचे आएगी, डिफ्यूज होगी। डिफ्यूजन, थोड़ा बहुत तो डिफ्यूजन होगा, क्योंकि हवा के अंदर भी तो वो फितरत है, पूरे स्पेस में ऑक्यूपाई करेगी। ये बंद थे ना दोनों अभी तक, ये बंद है, ये बंद है, लेकिन जैसे आपने सेपरेशन हटाया तो दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मिलेंगे आपस में। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ जहां ब्रोमीन ज्यादा थे यहाँ थोड़ा सा हवा आ जाएगा। तो इसका कलर में, यहाँ पे कलरलेस से थोड़ा कलर आ गया, इसका कलर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और हम देखते हैं कि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। तो जैसे ये कहीं से धूप आती है, तो जो धूल है वो हमें दिखता है कि ये मूव करते रहते हैं, धूल के जितने पार्टिकल्स हैं। इस चीज को कहते हैं ब्राउनियन मोशन, कांस्टेंट जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। और ये वहां पे भी होता है जब पानी में पॉलन ग्रेन्स डाल दें, अभी हमने वो भी देखा था। रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे ये पड़ा, ब्राउनियन मोशन। तो अभी तक हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं बहुत स्मॉल होते हैं। पहली बात, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं, जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्सपेरिमेंट जो देखा। दूसरी चीज, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। तीसरी चीज, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल्स का और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ये है पॉलन ग्रेन्स एंड वाटर। पॉलन ग्रेन्स को पानी में डाल दिया तो ये ब्राउनियन मोशन दिखा रहे हैं। और ये ब्राउनियन मोशन क्यों हो रहा है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं इनसे। और वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों टकरा रहे हैं? क्योंकि मूवमेंट कहीं ना कहीं हमेशा होता रहता है। गैसेस में सबसे ज्यादा, लिक्विड्स में कम, सॉलिड्स में कम, लेकिन होता है मूवमेंट हमेशा। और ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, इसका विजुअलाइजेशन है। तो हॉट की तरफ जब करेंगे इसे, तो देखिए कहीं ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। ठीक, इसके बाद ये एक और प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इस चीज का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर नल से पानी गिर रहा हो तो हम पानी के बीच में कुछ अगर डाल दें तो पानी का फ्लो टूटता है, लेकिन फिर से वो स्ट्रीम्स मिल जाती है। ठीक है,
पार्टिकल्स कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका और क्या एग्जाम्पल, आप जितने भी सॉलिड्स हैं कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वरना आप जैसे किसी चौक पे हथौड़ा मारे, चौक टूट जाएगा। आप लोहे पे हथौड़ा मारें, हथौड़ा मतलब ये लोहा नहीं टूटेगा, क्योंकि पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो टूट नहीं रहा है, वो इंटैक्ट वैसे ही है। तो कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और यहीं से एक टर्म आता है रिजिड एंड फ्लूइड। तो खैर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रहे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक तरफ है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि आप देख सकते हैं और आप इनको मतलब फिजिकल है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि एसिडिटी, कितना एसिडिक है, कितना बेस है, कितना रिएक्शन करेगा किस चीज के साथ, आग जलाओगे तो जलेगा कि नहीं, कितना तेज जलेगा, खा लोगे तो जहरीला है कि नहीं। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखता कैसा है, इसका कलर क्या है, कितना लेंथ है, ओपेसिटी यानी कि आर पार इससे दिखता है कि नहीं, इसका वॉल्यूम कितना है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस वाली चीजों पे। और केमिकल प्रॉपर्टीज ये आगे के चैप्टर में आएगा। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं। तो लेंथ, कलर, डेंसिटी, मास, इलास्टिसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, लस्टर। तो ये सब हो गए फिजिकल, मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिर बाकी ये हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज। टॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हीट ऑफ कंबशन, केमिकल स्टेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, रिएक्टिविटी, केमिकल बॉन्ड्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इन सब ये जो अलग अलग टर्म्स हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में, अगर थोड़े बहुत 9th में नहीं भी हैं तो जस्ट 9th ओवर होने वाला है, 10th आने वाला है, तो ये सब आपको सुनाई देगा। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैटर वही चीज जिस चीज को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है, और इन्हीं को हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। अब एक तरफ से देखते हैं, सॉलिड्स बंद क्यों हो गया? तो सॉलिड्स, इनका ऑब्वियसली एक फिक्स्ड शेप है। फिक्स्ड शेप से लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम, मतलब ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब आ जाएगा। इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। इस बर्फ को आप पिघलाएंगे तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर ही मिलेगा। इनको कंप्रेस करेंगे तो ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। और कंप्रेस क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बहुत पास पास में हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इस वजह से इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, और जब पास पास है तो इनकी डेंसिटी भी ज्यादा है। ठीक, तो और एक और चीज, दे डू नॉट फिल द कंटेनर। ये अपने आपने इसको ग्लास में डाल दिया, पानी को आप ग्लास में डालेंगे तो पानी ग्लास का शेप ले लेगा, फिल कर लेगा उसे। सॉलिड फिल नहीं करेगा। और एक और चीज, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। आपने कोई चीज जहां रख दी वो वही रहेगी, वो बह नहीं जाएगा कहीं, पानी के जैसा। ठीक है, तो ये सॉलिड्स के मेन पॉइंट्स हो गए। अब आया लिक्विड्स। लिक्विड्स आप देखते हैं, पहली चीज, ये रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब आपने जिसको जैसा रख दिया वैसे का वैसा है, रिजिड। ये है फ्लूइड। लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो करते हैं, कहीं पे भी आप रख दो फैल जाएगा। अच्छा, ये क्यों ऐसा?
इनमें कंपैरेटिवली कम होता है, जिसके नतीजे में इनके जो मॉलिक्यूलर स्पेसेस थोड़े से बन जाते हैं लिक्विड्स में। गैसेस में और कम होता है तो उनके डिस्टेंसेस बिटवीन पार्टिकल्स और ज्यादा हो जाता है, तो ये फ्लो कर पाते हैं। तो ये गैसेस हो गए, इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम जरूर है। 2 लीटर पानी 2 लीटर ही रहेगा, ठीक है। आप उसे बॉटल में डालो तो बॉटल के शेप में है, जग में डाल दो जग की शेप में है, और वो फिल करेगा, कि मतलब जिस भी शेप में है वो पूरा का पूरा उस जगह को भरेगा जितना भी आपने डाला है। तो ये हैं गैसेस। पीरियोडिक टेबल में जितनी भी चीजें हैं, मैटर क्या चीज है, तो पीरियोडिक टेबल में जितनी भी चीजें हैं इनसे कुछ भी मिलके बना है तो वो मैटर है, और दुनिया की सब चीज इन्हीं चीजों से मिलके बनी है। तो हमने सॉलिड्स लिक्विड्स हटा दिए हैं, ये सिर्फ गैसेस हैं। तो गैसेस कंपैरेटिवली बहुत कम है। अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में कि पूरी दुनिया में किन चीजों से मिलके पूरा दुनिया बनी है, तो गैसेस बहुत कम है, संख्या में बहुत कम है। लेकिन हाँ, यही पैराडॉक्स है कि पूरा यूनिवर्स ही गैसेस से मिलके बना है, कि सारे स्टार्स गैसेस हैं, और इन गैसेस के बने हुए स्टार्स के अंदर ही सॉलिड मैटर बना है। नहीं समझा मैं। हाँ, मिल सकते हैं। देखिए यहां जितने हमने एटम वही है, एटम वही है, एलिमेंट दूसरा होगा। इसका ये मतलब नहीं, अगर किसी एटम में 7 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो वही है। एक जो एटम, वो कहीं पे भी आप चले जाएं यूनिवर्स के किसी भी प्लैनेट में, वो वही चीज रहेगी। लेकिन हाँ, ये चीज मैं मानता हूं कि क्या पता हमने जो पीरियोडिक टेबल में जितने देखे हैं एलिमेंट्स, क्या पता और नए कुछ एलिमेंट्स हो जिसके बारे में हमें पता नहीं हो। लेकिन खैर, ऐसे हमने इतने पता कर लिए हैं कि अब वो इतने मैसिव हो गए हैं कि अब वो रेडिएशन देने लगे, वो टूटने लगे, अपने आप में अनस्टेबल होने लगे। तो हमें नए मटेरियल्स बहुत मिल सकते हैं, ये बात तो है। मटेरियल तो आज भी ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन वो जो मटेरियल इन्हीं एलिमेंट से ही मिलके बने होंगे। आप ये कह सकते हैं यूनिवर्स में कितने तरह का सामान होगा जो हमें नहीं पता है, एग्री, लेकिन बना इन्हीं एलिमेंट से होगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली बात है ना। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि ये ऑर्बिटल है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 हैं तो 4 हैं, अगला 5 आएगा, अगला 6 आएगा। मतलब हमें समझ रहे, वो साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड स्टडीज। वो सब हमें क्या, वो सब हमें क्यों नहीं दिखती? गोल्ड फॉइल जो दिख गई थी 1000 एटम से, मतलब हवा क्यों नहीं दिखती, आप ये पूछ रहे हो बेसिकली। ट्रांसपेरेंसी है, और क्या। आपको कोई चीज दिखेगी जब वो कुछ ऑब्स्ट्रक्ट करेगी लाइट को, समझे। ये जो नॉर्मल एयर है ये ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं करती लाइट को, इस वजह से हमें दिखती नहीं है। अच्छा, कोई चीज हमें दिखती क्यों है? लाइट उस पर पड़ के वापस आती है तो हमें दिखती है ना, कि कुछ आया। तो एयर से टकरा के लाइट आती ही नहीं हम पे वापस। अगर यहाँ पे कुछ धुआं आ जाए नीले रंग का,
तो लाइट उससे टकरा के हम पे आएगी तो हम जान जाएंगे नीले रंग का धुआं है। तो ऐसा नहीं कि गैसेस हमें दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन ये वाली हवा नहीं करती तो लाइट नहीं आती, नहीं आती तो नहीं दिखती हमें। ठीक है, तो खैर हम यहां थे सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। तो सॉलिड्स दोबारा से जो भी चीजों का फिक्स्ड शेप हो, फिक्स्ड वॉल्यूम हो, सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं। तो हो सकता है वो सॉफ्ट हो सकता है वो हार्ड हो, लेकिन वो बेसिक एक चीज रहेगा कि वो सॉलिड है। आएगा सॉलिड, वो थोड़ा उसका एक अलग फोम उसमें आ जाता है, सस्पेंशन एंड उधर वाली चीजों में, कि सॉलिड में थोड़ा लिक्विड या गैस ये सब मिला है। सात बज रहा है। ठीक है, तो लिक्विड्स कोई शेप नहीं है लेकिन एक वॉल्यूम जरूर है, और इनको लिक्विड्स को और कंप्रेस नहीं कर सकती, ये जरूर एक बात है। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज्यादा हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम है, लिक्विड्स फ्लो करते हैं। तो ये चीज है, फिल करते हैं लिक्विड्स किसी भी चीज को, पूरी तरीके से शेप ले लेते हैं उसका। अब आते हैं गैसेस की तरफ। गैसेस का कोई फिक्स शेप नहीं, कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। जितने बड़े वॉल्यूम आप रख देंगे ये फैल जाएगी। बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब अलग अलग गैसेस हैं। CO2, ठीक है, तो ये गैसेस हो गए सब। मेन डिफरेंसेस भी हमने देख लिए। ये फ्लो करने वाली चीज है। स्क्वैश का मतलब दबाओगे तो कंप्रेस हो जाना। तो ये सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश किया तो टूट भी सकता है या शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन कंप्रेस एज सच नहीं होगा वो। ठीक है, और कंप्रेस होगा भी तब भी वो चूरा हो रहा है, मतलब फॉर्म जरूर चेंज होगा उसका। यहाँ पे लिक्विड्स, इनको भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते कि इतना पानी है तो आपने जोर लगाया तो आपने इतने से ही जगह में उतना पानी हो गया, ये नहीं कर सकते आप। अगर आप जोर लगाएंगे, पानी अगर भरा है किसी ट्यूब में इस तरीके से, आप इधर से जोर लगाएंगे तो वो जोर शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ और सामने की तरफ, मतलब वो बाकी जगह जोर लगाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम कंप्रेस आप नहीं कर सकते। और इसी वजह से यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि लिक्विड्स का यूज क्यों किया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स में या हाइड्रोलिक ये मैकेनिज्म्स में। क्योंकि अगर आप लिक्विड में एक तरफ से प्रेशर अप्लाई करें तो वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है दूसरे डायरेक्शन में। लिक्विड्स कंप्रेस नहीं होते, दे आर इनकंप्रेसिबल। इस वजह से जैसे आप ब्रेक पे ये जोर लगाते हैं तो ब्रेक, ये जितना उसमें जो फ्लूइड भरा है उसके पाइप में, तो वो प्रेशर सीधा उसके ब्रेक शू पे लगेगा। तो इसी चीज को हाइड्रोलिक मैकेनिज्म कहते हैं। तो लिक्विड्स इस वजह से ये हाइड्रोलिक मैकेनिज्म्स में इस तरीके से यूज किए जाते हैं। जबकि गैसेस को आप वो कर सकते हैं कंप्रेस, और जब आप गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो ही फिर वो लिक्विड बनते हैं। अगर आप उसको ऑब्वियसली थोड़ा टेम्परेचर भी कम करते जाएं, क्योंकि आप अब वही चीज हम इस पे आ रहे हैं
तो विगलिंग मॉलिक्यूल्स, और जब टेम्परेचर कम होते जाता है तो ऐसे ये इनका एनर्जी कम होते चले जाता है, ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर लेते चले जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कम होते जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होता जा रहा है। ये सॉलिड्स हो गया। पार्टिकल्स अभी भी मूव कर रहे हैं लेकिन अब ज्यादा स्कोप नहीं है। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। काइनेटिक एनर्जी के सेंस में अगर देखा जाए तो किसमें कम है, किसमें ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया इनका हिसाब। तो लिक्विड फिल कर रहे हैं, ये जितनी गैस इसके अंदर है इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। इतनी ही गैस आप बड़े गुब्बारे में डाल दो तो वो उतने बड़े गुब्बारे में एक्वायर कर लेगी स्पेस। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, गुब्बारे का जिक्र आया है तो एक और सवाल ये है कि जब आप किसी गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो कई दिन बाद ऐसा कैसे हो जाता है कि वो गुब्बारे बिल्कुल पिचक सा जाता है, वो हवा निकल जाती है, जबकि आपने इसको बिल्कुल एयर टाइट बंद कर रखा है। बताइए, सोचिए। तो मोर और लेस सही है। तो यही आप कहेंगे कि ये जो बलून, फूला हुआ बलून होता है, स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन जो है इसकी, स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन, तो दैट अलाउज डिफ्यूजन, कि ये एयर पार्टिकल्स एस्केप कर जाते हैं। वो डिफ्यूजन है एक तरीके से। और डिफ्यूजन क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है तो इसको बहुत थोड़ा लंबा टाइम लगता है। कि आपने जब गुब्बारा फुलाया तो आप सोचें कि कुछ टाइम में आप नोटिस कर लें कि हवा निकल रही है, ये नहीं होगा, आहिस्ते आहिस्ते होगा। आप उसे एक दिन दो दिन 4 दिन आप रखे रहें तो फिर वो आहिस्ते आहिस्ते पिचकता है। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर, ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो सॉलिड्स में जब आप एनर्जी देंगे, हीट अप्लाई करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स को जब वो एनर्जी मिल रही है तो ये ज्यादा मूव करना शुरू करेंगे, ज्यादा वाइब्रेशन। और जब सब के सब बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वो रेडी हो जाएगा, मेल्टिंग की तरफ जाएगा। और आप उसे गर्मी देते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मेल्ट होगा और लिक्विड बन जाएगा। आप उसे गर्मी अब यहां पे ये फ्लो करने लगे हैं, आप इसे गर्मी देते जाएंगे तो फिर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि ये इसका सरफेस छोड़ के ऊपर जाने लग जाएंगे। जनरली बोला जा रहा है, ऑब्वियसली साइंस में हमेशा एक्सेप्शन कहीं ना कहीं रहेगा। तो खैर, तो इसी में आप एनर्जी देते जाएंगे, हीट करते जाएंगे तो ये वेपोराइज होगा, बनेगा गैस। और ज्यादा हीट एनर्जी देते जाएंगे तो ये चार्ज पार्टिकल्स में टूटेगा, इसको कहेंगे आयनाइजेशन। तो ये बन जाता है प्लाज्मा, जब बहुत ही ज्यादा हीट हो जाती है गैस। ठीक है, तो ये, और जब प्लाज्मा का टेम्परेचर कम होगा तो ये होगी डी आयोनाइज, यानी कि वो आयंस मिलके वापस से न्यूट्रल एटम्स बनाना शुरू करेंगे। गैस को ठंडा करते जाएंगे, एनर्जी लेते जाएंगे इससे। तो जब गैस से एनर्जी ली जाती है तो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कम होता जाएगा और आप एनर्जी लेंगे तो ये वाइब्रेशन कम, तो इस चीज को कंडेंसेशन की, अब वो एक लेवल पे आ गए हैं। लिक्विड और ज्यादा टेम्परेचर कम करते जाएंगे, एनर्जी लेते जाएंगे तो ये फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका ये चला। और इसी में कुछ सवाल ये बनते हैं कि जैसे एक सवाल ये आता है कि
जब आदमी गर्म पानी से जलता है, खैर अभी लेटेंट हीट का वैसे पढ़ा तो चुके हैं, रिवीजन ही है। तो एक सवाल जैसे आता है, गैसेस से जो आदमी जलते हैं वो ज्यादा गहरे जख्म होते हैं, तो ऐसा क्यों? पानी के कंपैरिजन में अगर 100 डिग्री का पानी, गर्म पानी पड़ जाता है और 100 डिग्री की स्टीम से कोई आदमी जलता है, तो स्टीम से ज्यादा क्यों जलता है आदमी? तो इसका भी वही चीज है, क्योंकि स्टीम में हीट बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप स्टीम जब कंडेंस होगा, मतलब इस चीज को जब हम देखते हैं गैस कंडेंस हो रहा है, तो जब स्टीम कंडेंस होता है तो बहुत सारी एनर्जी उससे लेनी पड़ती, मतलब निकालनी पड़ती है, और स्टीम में एनर्जी देता है बाहर, तब जाके वो स्टीम कंडेंस होकर लिक्विड बनेगा। तो स्टीम बहुत सारा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस बहुत सारी एनर्जी उससे निकालनी पड़ेगी, तब जाके वो बनेगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिर वो जो एक्स्ट्रा इतनी एनर्जी आपने निकाली, तो उस एनर्जी की वजह से ही ज्यादा जलता है आदमी स्टीम से। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकाली आपने 100 डिग्री ऑफ स्टीम से, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकाली कि वो 100 डिग्री ऑफ वाटर बना, इसी को हम कहेंगे लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट ये स्टीम में कहां से आई? क्योंकि जब यहां पे आप लिक्विड को वो गर्मी देते रहोगे, तो 100 डिग्री का लिक्विड, 100 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड को गर्मी देते रहोगे, तो आप नोटिस करोगे इसका टेम्परेचर उतना ही है, तो हीट कहां जा रही है? तो वो एक्स्ट्रा हीट ही है जो कि उसे पावर कर रही है वो गैस में चेंज हो। तो लेटेंट हीट आप कहीं दे रहे हो, वो जो उसमें स्टोर हो रहा है वही लेटेंट हीट बाद में निकलेगा जब वो कंडेंस होगा। और इसी वजह से एक सवाल जैसे ये भी बनता है कि आपको किसी चीज को ठंडा करना है, तो आप उसे ठंडे पानी में रखने के बजाय बर्फ में रखते हैं। तो क्यों? इसका भी रीजन यही चीज है कि बर्फ को बहुत सारा एनर्जी आप दोगे तब जाके वो वाटर बनेगा। आयनाइजेशन एंड डी आयनाइजेशन एक्सप्लेन करना है। ये कल हम प्लाज्मा जब करेंगे तो करेंगे ही, फिर प्लाज्मा में ही आ जाता है आयनाइजेशन डी आयनाइजेशन। फिलहाल के सेंस इतना बता दे रहा हूं कि न्यूट्रल एटम जो होता है, न्यूट्रल एटम में से जब आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन, या वैसे जनरली भी कि जो चार्ज पार्टिकल कोई आ गया तो वो चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयंस। तो आयनाइजेशन जब हम बहुत ज्यादा एटम्स में जब बहुत ज्यादा एनर्जी डाल देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, एक तरफ एटम का पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यही चीज आयनाइजेशन हो जाता है। डी आयनाइजेशन यही चीज कि जब टेम्परेचर कम होगा तो आयंस अपने आप फिर से, अब कोई भी चीज आयनाइज हो जाने का मतलब, अब जैसे मतलब वही चीज फिर से वो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेगा, या फिर जो भी चीज होगा और मिलके वो एक न्यूट्रल एटम बनेगा कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, कि वो अब न्यूट्रल एटम है। और कम से कम उसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए हैं, वरना ज्यादा एनर्जी हो जाती तो इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी में वाइब्रेट हो रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं चले जाते हैं दूर। ठीक है, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर अभी तक रहा ये। और तो ये चीज जैसे सॉलिड है लेकिन इलास्टिक भी है, तो जो हम कहते हैं कि सॉलिड रिजिड होते हैं, तो उसको इलास्टिसिटी से कंफ्यूज नहीं करना है कि ये सॉलिड है लेकिन इलास्टिक है। और फ्लो करने वाली बात है कि आप नमक कहीं पे डाल दीजिए वो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन अब जैसे खाने की खुशबू दूर तक आती है क्योंकि खुशबू गैस के फॉर्म में है, तो उस वाले मैटर से कंपैरिजन करें तो इसे वही कहेंगे
और मैटर क्या, वो खुशबू है बस वो। इंट्यूजन को सेंस कहा गया है, सिक्स सेंस। इंट्यूजन यानी कि पूर्वानुभास, कि पहले से किसी चीज का अंदाजा हो जाना कि कुछ ऐसा होने वाला है। और इंट्यूजन के लेवल्स हो सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा इंट्यूजन कितना डेप्थ में हो सकता है, लेकिन इंट्यूजन बेसिक सेंस ये है कि कुछ ऐसा होने वाला है या कुछ एनीथिंग, अच्छा बुरा है, कुछ जो भी आपका जितना इंट्यूजन जहां तक दिखाए, तो उसे कहते हैं सिक्स सेंस। अब पता नहीं क्या सच्चाई है, केसेस बहुत आते हैं, क्लेम करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन तो इस चीज का मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि होता है, लेकिन परसेंटेज इतना वो है कि आप उसे प्लेसिबो इफेक्ट में काउंट कर लो, चाहे जो कर लो, नेवर नो, क्योंकि इन चीजों का कोई जब प्रूफ नहीं है या एविडेंस नहीं है तो क्या ही कहें। लेकिन हाँ, ये चीज है, जब आप इंट्यूजन और इन सब चीजों की बात करते हो तो एक जरूर मैं बात ये चीज है कि जैसे कोविड आया और पूरी दुनिया के लिए अनप्रेसिडेंटेड था ये, तो दुनिया का कितने भी इंट्यूजन हो, चाहे जो हो, ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो अगर आपके पास सिक्स सेंस है कि नहीं है, वो जब ऐसे कुछ चीजों पे काम नहीं आ रहा है तो फिर रखे रहो अपने पास। मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं कि तुम पे है कि नहीं है? तुम अगर इतना बेसिक नहीं है तो रखे रहो अपने पास। जो अगर इस लायक नहीं है तो फिर अब इससे बड़ी घास होगी तो मैं मानूं वाली बात है कि तुम अब इतने हो कि उससे रखे रहो। जिस दिन इतना तुम्हारे हो जाना तब आना, कि तब उसे सिक्स सेंस हम टर्म एक इनाम के तौर पे देंगे, फिलहाल नहीं दे सकते। तो गैसेस किस तरीके से ये फ्लो करते हैं, परफ्यूम, स्प्रे बॉटल्स, ये सब। गैस सिलेंडर्स अब आया है तो एक और चीज बताते हैं, इनमें जो स्मेल आती है, एक केमिकल डाला जाता है कि जिससे कि एक पेक्यूलर सी स्मेल आए कि आप जान सको कि गैस निकल रही है। वरना एलपीजी आमतौर पे ओडरलेस होती है, कि आपको महक नहीं आएगी, आपको महक आए इसी वजह से वो केमिकल डालते हैं। अलर्ट करना है, ये दिखाया जा रहा है, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है। तो गैस को हम जब कंप्रेस करेंगे और वॉल्यूम सेम रखा है, गैस को कहीं भागने नहीं दिया है, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसका। और इस टाइम पे, जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम इसको ठंडा करते जाएं, कि कंप्रेस भी कर रहे हैं और ठंडा करते जाएं, कि उनका जो एक्सेसिव काइनेटिक एनर्जी उसको हम हटाते चले जाएं, तो गैस लिक्विड बन जाएगी। तो गैस कंप्रेस होगी, गर्म होगी, और यहां से रिवर्स में आप देख सकते हो, अगर हम किसी भी गैस को एक्सपैंड करें, प्रेशर कम करें या एक्सपैंड करें, तो ठंडी होगी। तो हवा है, जब वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगी या पहाड़ के ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो प्रेशर कम हो रहा है, वो एक्सपैंड कर रही है, हवा ठंडी हो रही है। ठीक है, और हवा ठंडी हो रही है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो उसके अंदर वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी कम हो रही, तो मॉइस्चर निकल रहा है, बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है। ठीक है ना, वही गैसेस, और गैसेस से क्लाइमेट है। और इसी चीज को दिखाने के लिए एक
एक्सपेरिमेंट है जिसे कहते हैं फायर सिरिंज डेमो, कि गैस को जब आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दो, बहुत ज़्यादा कंप्रेस, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो ऐसा छोटी सी रुई को जलाया जा सकता है इतने छोटे से टेस्ट ट्यूब में। तो हम जैसे रुई को डाल देते हैं बिल्कुल नीचे, और अब हम गैस को करेंगे कंप्रेस, इतने वॉल्यूम ऑफ गैस को हम इतना वॉल्यूम ऑफ गैस बना देंगे, और इसके नतीजे में ये जो छोटा सा सेगमेंट जब यहां बचेगी गैस, ये इतनी गर्मी हो जाती है कि ये इग्नाइट होता है, और इग्नाइट होता है और ये कॉटन जलता है बकायदा। ये भी वही चीज है। ये एलपीजी का बताया जा रहा है। अच्छा, हमने क्लाइमेट चैप्टर में एक जैसे चीज देखी थी कि प्रेशर और टेम्परेचर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो खैर इसी तरीके से एक और जुड़ाव नजर आता है प्रेशर का, कि हम जैसे बॉइलिंग की बात करते हैं, तो बॉइलिंग से हम नॉर्मली सोचते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, लेकिन ये भी बात है कि हम बिना किसी चीज को गर्म किए उसका प्रेशर अगर कम कर दें, प्रेशर कम करते जाएं, तब भी वो लिक्विड से गैस में बन जाएगा। इस चीज का एक्सपेरिमेंट फिलहाल इस पे शायद ना हो। अगर हम किसी भी लिक्विड को एनकेस कर दे किसी चेंबर से और प्रेशर कम करते जाएं उस चेंबर के अंदर, तो भी वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा उसका, क्योंकि वो जो बैरियर है जो रोक रहा है उसे लिक्विड से गैस आने में, बैरियर कमजोर होता चला जाएगा। वो लिक्विड से वेपराइजेशन का मतलब ये ना, लिक्विड से गैस हो गया वो, तो प्रेशर कम कर देने से सिर्फ इतना असर पड़ जाता है। ये सब्लिमेशन हो रहा है, सॉलिड से सीधा गैस बनना। नॉर्मल पानी में डाला जाएगा। हेवियर देन एयर, तो नीचे आ रही है। केमिकल वाले शॉप जैसे में मिलेगी, केमिकल शॉप्स। ठीक है, फिलहाल आज के लिए एंड करते हैं।